नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो काफी पावरफुल विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम प्रभाव और शक्ति यानी पावर के मनोवैज्ञानिक तंत्र को गहराई से समझेंगे। रॉबर्ट ग्रीन के काम पर आधारित एक बेहतरीन समरी से हम 16 साइकोलॉजिकल लॉज ऑफ पावर पर चर्चा करेंगे। देखिए, ये कोई साधारण जानकारी नहीं है, बल्कि इन्फ्लुएंस या प्रभाव पैदा करने की एक पूरी स्ट्रैटेजिक मास्टर क्लास है। इसमें हम समझेंगे कि इंसानी व्यवहार असल में काम कैसे करता है और दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कैसे करते हैं। चलिए सीधा टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा रोड मैप क्या है। इन 16 नियमों को आसानी से समझने के लिए हमने इन्हें एक स्पष्ट एजेंडे में बांटा है। पहला, पावर की परिभाषा को फिर से समझना। दूसरा, खुद पर नियंत्रण करना सीखना। तीसरा, दूसरों की धारणाओं को मैनेज करना। चौथा, रिश्तों की गतिशीलता को समझना। और आखिर में ये देखना कि इस पावर का सही और सकारात्मक इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, पावर या शक्ति की परिभाषा को फिर से समझना। अक्सर हम देखते हैं कि पावर शब्द सुनते ही दिमाग में कुछ नकारात्मक बातें या राजनीति आने लगती है। लोग इसे घमंड या किसी पर हावी होने से जोड़ के देखते हैं, जो कि सच में एक बहुत ही अधूरी सोच है। असल में यहाँ सबसे अहम बात यह है कि हमें इस शब्द को पूरी तरह से न्यूट्रल होकर देखना होगा। पावर बस एक टूल है, एक हथियार है जिसकी मदद से काम पूरा किया जाता है। चाहे वो एक पूरा देश चलाना हो या फिर बस अपना घर चलाना, हर छोटी बड़ी इंसानी बातचीत में इसका इस्तेमाल होता ही है। आसान शब्दों में कहें तो ये सिर्फ अपना काम पूरा करवाने की क्षमता है, न कि अपने आप में कोई बुराई। अब जब पावर का असली मतलब हमें समझ आ गया है, तो भाग 2 की ओर बढ़ते हैं, खुद पर नियंत्रण। क्योंकि दूसरों को प्रभावित करने या उन्हें मैनेज करने से पहले ये सोर्स मटेरियल इस बात पर बहुत जोर देता है कि हमारा आंतरिक आधार और हमारी भावनाओं पर हमारा कंट्रोल एकदम मजबूत होना चाहिए। यहाँ कुछ बहुत ही कमाल के व्यावहारिक नियम दिए गए हैं। सबसे पहले, खुद पर विश्वास रखना और अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया उसी का सम्मान करती है जो खुद का सम्मान करता है। दूसरा नियम सुनने में थोड़ा सख्त लग सकता है, उन लोगों से दूर रहना जो हमेशा दुखी और नकारात्मक रहते हैं। वजह साफ है, दुख किसी संक्रामक बीमारी की तरह होता है जो किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है। और तीसरा, कभी भी गुस्से को तर्क या लॉजिक पर हावी नहीं होने देना चाहिए। गुस्सा इंसान को कमजोर बनाता है और जो लोग हमारा ध्यान भटकाना चाहते हैं उनके सामने हमें असुरक्षित कर देता है। और इस बात को समझने के लिए 1825 की इस ऐतिहासिक घटना से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जार निकोलस प्रथम के खिलाफ एक विद्रोह हुआ था और उसके नेता कॉन्ड्राटी रायलीफ को फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन जब फांसी दी जा रही थी तो अचानक रस्सी टूट गई। उस जमाने में इसे भगवान का चमत्कार और माफी का इशारा माना जाता था। लेकिन हुआ क्या? रायलीव अपनी भावनाओं में बह गए और उन्होंने चिल्लाकर रूसी रस्सी बनाने वालों का अपमान कर दिया। नतीजा, जार ने उसी वक्त अपना माफी का आदेश फाड़ दिया और अगले ही दिन रायलीव को सफलतापूर्वक फांसी दे दी गई। ये कहानी बिल्कुल बेबाक तरीके से सिखाती है कि कम बोलना और अपने शब्दों पर काबू रखना जिंदगी में कितना अहम है। भावनाओं को काबू में करने के बाद अब हमारी चर्चा के तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, धारणाओं या परसेप्शन का प्रबंधन। किसी भी इंसान की इमेज वो दुनिया को कैसे दिखता है, उसकी दृश्यता सफलता को कैसे आकार देती है, ये समझना सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। सुरेश की ही कहानी ले लीजिए। सुरेश एक फैक्ट्री में दिन रात एक करके काम करता था, लेकिन बिल्कुल छिपकर, मतलब उसका काम किसी को दिखता नहीं था। सारी मेहनत वही करता था, पर उसे कभी प्रमोशन नहीं मिला। फिर वो एक मेंटर के पास गया, जिन्होंने उसे कुछ दिनों की रणनीतिक छुट्टी लेने की सलाह दी। जैसे ही सुरेश गायब हुआ, फैक्ट्री का काम लड़खड़ाने लगा। सबको अचानक सुरेश की कमी महसूस हुई और जैसे ही वो वापस लौटा, उसे तुरंत प्रमोशन मिल गया। ये मनोवैज्ञानिक नियम एकदम साफ कर देता है कि अपनी कीमत बढ़ाने के लिए कभी-कभी अपनी अनुपस्थिति का एहसास कराना कितना जरूरी होता है। और ये बात बिल्कुल उस मशहूर पुरानी कहावत जैसी है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। सोर्स हमें बताता है कि अगर हमारे काम को कोई नोटिस ही नहीं कर रहा है, तो अकेले कितनी भी कड़ी मेहनत कर लें, उसका कोई खास फायदा नहीं है। भीड़ से अलग दिखना और अपने बेहतरीन काम को दुनिया के सामने लाना चुपचाप काम करने से कहीं ज्यादा अहम है। परसेप्शन बनाने की कुछ और भी गजब की रणनीतियां हैं, जैसे अपने ही अंदाज में रॉयल्टी दिखाना, क्योंकि जब हम पूरे आत्मविश्वास से चलते हैं तभी लोग सम्मान करते हैं।
एक सोची समझी रेपुटेशन या प्रतिष्ठा बनाना भी उतना ही जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे एक लोकल टी शर्ट के मुकाबले एक लिवाइस या किसी ब्रांडेड टी शर्ट की कीमत ज्यादा होती है, क्योंकि उसने मार्केट में अपनी पहचान बनाई है। इसके अलावा किसी बहुत महान लेजेंड या मेंटर की सीधी जगह लेने से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि वहां लोग सिर्फ तुलना करते हैं और अंत में कभी कभी कमजोर या बेवकूफ दिखने का नाटक करना भी एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, ताकि सामने वाले को निहत्था किया जा सके और अपना काम आसानी से निकाला जा सके। अब हम इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प और थोड़े कठोर लगने वाले हिस्से पर आते हैं, भाग 4, दोस्त और दुश्मन। यहाँ पर सोर्स मटेरियल इंसानी रिश्तों को लेकर कुछ ऐसे यथार्थवादी और प्रैक्टिकल तरीके पेश करता है जिनमें इमोशंस की कोई जगह नहीं है। सोर्स मटेरियल का ये विचार सुनने में काफी अजीब लगता है। अपने दोस्तों से ज्यादा अपने दुश्मनों पर भरोसा करें, है ना कमाल की बात? लेकिन इसके पीछे का साइकोलॉजिकल तर्क बहुत ही सटीक है। दोस्तों के बीच ईर्ष्या और धोखा देने की गुंजाइश ज्यादा होती है, क्योंकि वो हमारी कमजोरियां जानते हैं, जबकि एक पुराना दुश्मन या अनजान इंसान अपना भरोसा साबित करने के लिए बहुत जी जान से मेहनत करेगा। अब इस जानकारी के बारे में जो बात मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस करती है वो ये है कि ये मदद मांगने के तरीके से भावनाओं को पूरी तरह से हटा देती है। एक तरफ हम देखते हैं कि एहसान, दया या पुराने रिश्तों पर निर्भर रहने से अक्सर काम में देरी होती है या निराशा ही मिलती है, क्योंकि इंसान फितरत से अपने फायदे के बारे में सोचता है। और दूसरी तरफ है इसका असली समाधान, म्यूचुअल इंटरेस्ट, यानी दोनों का फायदा। अगर किसी आईटी वाले दोस्त से भी काम करवाना है तो उसे पैसे देने चाहिए या कुछ ऐसा ऑफर करना चाहिए जिसमें उसका भी फायदा हो। ऐसा करने पर ही हमारा काम उसकी टॉप प्रायोरिटी बनेगा। यह एक और तुलना है जो बहुत कुछ सिखाती है। जूलियस सीजर के एक इंजीनियर ने एक बार जहाज के डिजाइन को लेकर सीजर से घंटों तक बहस की। तकनीकी रूप से वो इंजीनियर बिल्कुल सही था, लेकिन उसने राजा के अहंकार को ठेस पहुंचाई। नतीजा, उसे 1 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। सिर्फ जुबान या बहस से जीतना हमेशा रिश्ते और नाम खराब करता है। इसके बजाय काम और अपने एक्शन से जीत हासिल करना चाहिए। यह तरीका बिना किसी बहस के और बिना किसी का ईगो हर्ट किए बात को सीधे परिणामों से साबित कर देता है। इस सेक्शन को समेटते हुए रिश्तों को हैंडल करने के कुछ अंतिम नियम जान लेते हैं। पहला, अपने असली इरादों को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। जैसे कि कार खरीदते समय अगर ज्यादा एक्साइटमेंट दिखा दिया तो मोलभाव करने की पावर खत्म हो जाती है। दूसरा, कभी भी अपने मास्टर या बॉस से ज्यादा स्मार्ट नहीं दिखना चाहिए, उन्हें हमेशा सुपीरियर महसूस करने देना चाहिए। बॉस को हमेशा तलवार रहने दे और खुद एक मीठा चाकू बनकर काम निकालें। और अंत में, सामने वाले इंसान के स्वभाव के हिसाब से ही बर्ताव करना चाहिए। हर इंसान से निपटने का तरीका अलग होता है, इसलिए अपनी रणनीति को उसी के हिसाब से बदलना समझदारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब एक साथ कैसे जुड़ता है। हमने पावर हासिल करने और दूसरों के साथ व्यवहार करने के तरीके तो देख लिए, लेकिन भाग 5 में हम इस शक्ति के असली और नैतिक उद्देश्य को समझेंगे। आखिर इस प्रभाव और पावर का अंतिम मकसद क्या होना चाहिए? सोर्स मटेरियल यहाँ जे.आर.डी. टाटा का एक बहुत ही शानदार उदाहरण पेश करता है। वे एक ऐसे दूरदर्शी इंसान थे जिन्हें इंसानी बर्ताव और प्रभाव की गहरी समझ थी, लेकिन उन्होंने अपनी इस अपार पावर का इस्तेमाल कभी अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं किया। उन्होंने इसका इस्तेमाल भारतीय समाज और उद्योगों के निस्वार्थ विकास के लिए किया। बियॉन्ड द लास्ट ब्लू माउंटेन्स बायोग्राफी यही दर्शाती है कि कैसे पावर का इस्तेमाल समाज की भलाई और देश को आगे ले जाने के लिए किया जा सकता है। और सबसे प्रेरणादायक बात यह है कि इस सोर्स मटेरियल को तैयार करने वाली टीम यानी यही बुक ऐप खुद इन्हीं सिद्धांतों पर असल जिंदगी में काम कर रही है। उनका मिशन है आम लोगों और खासकर उन छात्रों के लिए ज्ञान को सुलभ बनाना जो महंगे मेंटर अफोर्ड नहीं कर सकते। वे 400 मुफ्त बिना विज्ञापन वाली बुक समरी देते हैं और ये पूरा ऑपरेशन बिना किसी भारी मुनाफे के बस छात्रों के सहयोग से चल रहा है। उनका प्रीमियम मॉडल भी इतना सुलभ है कि बस इस अच्छे मिशन को बिना रोके चलाया जा सके। पावर और प्रभाव का ये एक जीता जागता और सकारात्मक उदाहरण है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। एक बार जब कोई इंसान प्रभाव और शक्ति के इन मनोवैज्ञानिक नियमों को पूरी तरह समझ लेता है तो वो उस ताकत का इस्तेमाल इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कैसे करेगा? पावर हासिल करना तो सिर्फ एक व्यवहारिक रणनीति है, लेकिन उस पावर से कुछ अच्छा करना हमारी जिम्मेदारी है। ये एक ऐसा विचार है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।